आइए बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या था, उससे संबंधित घटनाएं, ठीक है, दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी क्रम में हम आज देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या होता है और इसमें जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश से संबंधित, जो हमारे दैनिक जीवन में घटती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहला उदाहरण हमारे पास एक गिलास है, जिसमें आप जो है पानी भर लीजिए, आधा गिलास। ठीक है, आधे गिलास से ज़्यादा भर सकते हैं। और जो है उसके बाद आप इसमें यदि आप एक पेंसिल डालेंगे तो वो आपको जो है तिरछी दिखाई देगी। ये प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, जिसमें हमने क्या डाल रखी है, एक पेंसिल डाल रखी है। और इस पेंसिल को जो हमने, आप देख रहे हो जहां से जल भरा हुआ है यहाँ तक, यहाँ के बाद पेंसिल जो आपको तिरछी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, पेंसिल तिरछी दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन क्यों होता है, ये सब चीजें आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे संबंधित एक उदाहरण समझ लीजिए फिलहाल। ठीक है, ये पेंसिल जो है कोई टेढ़ी नहीं है, देखिए ये पेंसिल साबुत है। और जैसे ही हम इसमें जो है पानी में डालेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये उदाहरण जो है प्रकाश के अपवर्तन को ये जो है बहुत ही अच्छे से समझाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारे पास है, एक गिलास लीजिए आप, और गिलास में आप जो है एक सिक्का डाल दीजिए नीचे। ठीक है, तो जब आप उसके लिए डालेंगे सिक्के के लिए, तो सिक्का जो है अपनी वास्तविक स्थिति से, ये स्थिति की वास्तविक स्थिति, ठीक है, तली में पड़ा होगा वो, तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये आपको जो है ऊपर से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो तली है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो ये जो है घटना किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, आपने जो है सुबह के समय या सायंकाल के समय जो है सूरज देखा होगा, तो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। ठीक है, उसमें आपको जो है चकाचौंध नहीं दिखाई देती है। लेकिन दोपहर में जब आप देखते हैं तो आप सूरज की तरफ जो है देख भी नहीं पाते हैं। तो सुबह के समय क्या होता है, उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है, ठीक है, जो सूरज होता है वो वास्तव में तो कहाँ पहुंच गया होता है, नीचे पहुंच गया होता है। ठीक है, ये सूर्य की क्या है, वास्तविक स्थिति है। सूरज यहाँ पर है, तो यहाँ से किरणें चलती हैं और ये परावर्तन होने के बाद जब किसी व्यक्ति की आंख में जाती हैं, तब उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है, ठीक है, वो थोड़ी जो है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसा हम यहाँ बता रहे थे, सिक्का जो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से सूर्य भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है इसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ देखिए माध्यम की बात हो रही है, तो समझ लीजिए कि माध्यम क्या होता है। ठीक है, माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें जो है अणु क्या हो, पास पास हो, वो माध्यम क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, और एक ऐसा माध्यम जिसमें अणु जो है वो दूर दूर हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो माध्यम दो प्रकार के हो गए, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में अणु जो है पास पास होते हैं और विरल माध्यम में अणु जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन का मतलब क्या होता है,
जिस मार्ग से उसे जाना चाहिए वह उस मार्ग से नहीं जाती है, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रकाशीय किरण जो है किसी कांच के स्लैब पर आपतित होती है, ठीक है। ये कांच का एक टुकड़ा है आयताकार, कांच का आयताकार टुकड़ा है, ठीक है, या स्लैब बोल सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है। तो ये जो माध्यम हो गया कांच, और ऊपर क्या है, वायु है, ठीक है। ऊपर क्या है, वायु। तो वायु जो है, वायु के जो अणु है और ये इसमें कांच के अणु, ठीक है। तो आप इसमें समझ रहे होंगे कि कांच के अणु पास पास होंगे या जो है वायु के अणु पास पास होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कांच में जो है अणु पास पास होते हैं। तो ये जो है माध्यम हो जाएगा कैसा, सघन माध्यम। ऊपर जो माध्यम हो जाएगा वायु वाला वो हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है। और नीचे जो फिर से वायु है, देखिए, तो ये फिर से सघन, ये फिर से जो है विरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर विरल माध्यम हो गया, नीचे क्या होगा, सघन माध्यम। ये सघन माध्यम, ये फिर से विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है, ठीक है, ये आने वाली किरण है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोल देंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये हुई आपतित किरण। ये वही जो प्रकाश के परावर्तन में था, एक सीधा डंडा काल्पनिक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। ये भी क्या है, एक सीधा डंडा है, ये भी क्या हो जाएगा, एक अविलंब हो जाएगा। केवल हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, ठीक है। यहाँ बिंदु ये हो जाएगा आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक है। ये किरण क्या हो जाएगी, अपवर्त किरण, ठीक है। ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ठीक है। इसके लिए हम चलिए बाद में देखते हैं, पहले इतना ही हिस्सा समझते हैं, ठीक है। केवल इतना समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, ठीक है, तो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई, वही लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, प्रकाश किरण, तो ये हो जाएगा आपका, तो वे क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन का मतलब जिस चीज में उसे जाना चाहिए वो उस चीज में नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको जाना कैसे चाहिए, जाना तो इसके लिए ऐसे चाहिए, ये किरण सीधी आई और ये जाना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये वाला माध्यम, ये वाला जो है ऐसा जाना चाहिए इसके लिए, ठीक है, लेकिन ऐसी ये नहीं जाती है। ऐसा होता क्यों है कि प्रकाश जो होता है, जो उसकी जो चाल होती है वो हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल अलग थी और कांच में प्रकाश की चाल अलग है, इसलिए ये जो है प्रकाश के अपवर्तन की यहाँ घटना होती है, ठीक है। क्या होता है कि ये किरण सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाती है, क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इधर, ठीक है। तो देखिए ये जितने कोण से आती है उसे हम आई बोलते हैं और जितने कोण से वापस आती है उसे हम आर बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब परावर्तन हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी आर का जिक्र हुआ था कि परावर्तन कोण क्या था, आर था। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, इसलिए आर से शो कर रहे थे। यहाँ भी क्या है, रिफ्रैक्शन, तो ये भी आर से स्टार्ट है इसलिए हम आर से शो कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वहां क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो घटना हो गई प्रकाश के अपवर्तन की, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या था कि सीधी किरण आई और अविलंब की ओर झुक गई। अविलंब की ओर कब झुकेगी, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तब किरण जो है अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। यही घटना जो है अगर हम इसकी विपरीत करें, ठीक है, कि किरण जो है ये कांच है
और नीचे क्या है, वायु है, तब इसमें हम जो है एक अभिलंब खींच ले रहे हैं और यहां से जो है एक प्रकाशीय किरण गुजार रहे हैं, तब क्या होगा, ये देखिए ये प्रकाशीय किरण है, इसको जाना चाहिए सीधा इस तरह से। तो ये किरण जो है सीधी नहीं जाती है। देखिए प्रकाशीय किरण क्या हो रही थी, अभिलंब की ओर झुक गई, ये इतनी झुक गई, जाना चाहिए इसके लिए ऐसा, लेकिन इतनी झुक गई प्रकाश की किरण, ठीक है, अभिलंब की ओर। कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है प्रकाश तब। लेकिन यहाँ क्या उल्टा, यहाँ क्या है, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभिलंब की ओर झुक रही थी किरण, यहाँ अभिलंब की ओर झुक रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जा रही है, ये जो है इधर हट जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसे चली जाएगी। समझ गए? फिर से देखिए, प्रकाश की आने वाली किरण जो है सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी ना जाकर क्या हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश, इसलिए, ठीक है। यहाँ क्या है, प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। यहाँ दो कोण आपके मिली, एक तो जो है आई और एक आर, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। ये वाला हो गया आपतन कोण, ठीक है, और ये जो हो गया अपवर्तन कोण। आइए अब हम समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके में जो है दो नियम होते हैं। पहला नियम है इसमें, जो प्रकाश का परावर्तन था, जो नियम हमने उसमें पढ़ा है पहला, ठीक है, वह नियम इसमें है। तो देखिए आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा ये अविलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। देखेंगे आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, आपतित किरण आने वाली किरण ये है, यहाँ पर मिल रही, ठीक है, और ये अपवर्तित किरण यहाँ है, और ये आपतन बिंदु यहाँ, अविलंब यहाँ, तीनों चीजें ये क्या मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये किरण जो है, मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाली किरण जो है यहाँ से आई, ठीक है, और अपवर्तन वाली किरण यहाँ से आई, निकल के अपवर्तित हुई, ठीक है, और अविलंब मान लीजिए यहाँ है। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अलग अलग हो गए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऐसा भी संभव नहीं है, अविलंब आपने यहाँ मान लिया और किरण वहां निकल के जा रही है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो पहला नियम हो गया, आपतित कण, अपवर्तित कण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखिए, ये जो आई है और आर,
जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे तो वहाँ आई तथा आर के जो मान थे वो कैसे थे, बराबर थे, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ मान क्या होता है, घट जाता है, और सरल माध्यम से विरल माध्यम में परावर्तन होता है तो बढ़ जाता है आर का मान, ठीक है। तो लेकिन जो है इसमें एक फिर भी नियम है, क्या नियम है कि साइन आई तथा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होगा, साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा, और इसे जो हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन क्या होता है, एन जो होता है वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। इसी नियम को क्या कहते हैं, हम एक नाम से और जानते हैं, और पेपर में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, उसी नाम से। इस नियम को हम क्या कहते हैं, ये जो दूसरा नियम है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए बच्चों, हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक को, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे आपने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका विचलन हो जाता है, ठीक है। तो ये किरण जो है सीधी नहीं जाकर क्या हो जाएगी, ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कब, जब ये माध्यम कैसा होगा, सघन, ठीक है, ऊपर विरल होगा और नीचे सघन होगा, तो ये किरण जो है अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है, ठीक है। ये कितनी झुकेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वह क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई जो है मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जितने भी अनुपात होते हैं उनके मात्रक नहीं होते हैं। तो अपवर्तनांक जो है दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। एक तो जो है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जो है तेल से जो है कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, ठीक है। तब हम जल का अपवर्तनांक अगर निकालना तो इसे हम बोलेंगे कि जो है तेल के सापेक्ष जो है, तेल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे जिसके सापेक्ष होता है उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। जिसके सापेक्ष होता है उसको हम आगे लिखते हैं, और एन, एन क्या है, अपवर्तनांक है, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना है, जल का, तो जल को जो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। इसी तरह से अगर हम निकालें, जल से किरण जो है कांच में जा रही है, ठीक है, तब हम इसके लिए किस तरह से लिखेंगे कि जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसके लिए कैसे लिखेंगे, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जल के सापेक्ष, तो आगे हम लिखेंगे जल एन, और किसका निकालना है, कांच का, तो बाद में हम लिखेंगे कांच, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। ये लिखना आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सवाल में जो है यही गलती आती है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको हम आगे लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है।
ये कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ना किसी के सापेक्ष लेते हैं इसमें, ठीक है। तेल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो किसी न किसी के सापेक्ष ले रहे हैं तब हम उसके लिए बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। यदि जिसके हम सापेक्ष ले रहे हैं वो क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, ठीक है। क्या हो, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु के सापेक्ष लेते हैं तब जो अपवर्तनांक होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। समझ गए? फिर से देखिए, जब हम अपवर्तनांक लेते हैं और किसके सापेक्ष ले रहे हैं, निर्वात या वायु के सापेक्ष लेते हैं, तब हम उसके लिए क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये जो है कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है, उनको देखते हैं। पहला सूत्र है, जब जो है आई तथा आर दिए हों, आप जानते हैं ये वाला कोण होता है आई होता है, ये वाला कोण क्या होता है, आर होता है। तो ये आई और आर मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिए हों तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई तथा आर वाला, ठीक है। तो ये होता है एन बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब यदि दूसरा तरीका हो सकता है, यदि कोण नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं, चाल दे रखी है माध्यमों में, ठीक है। किसकी चाल दे रखी है, प्रकाश की चाल। मान लीजिए दो माध्यम है, एक माध्यम मान लीजिए जल है और दूसरा जो है कांच है। कह रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तब अपवर्तनांक क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर कौन सा लगाएंगे, ये वाला 1n2। देखिए हमने यहाँ बताया था 1n2 क्यों लिखा है। अगर 1n2 लिखा है तो देखिए ये इसे हम क्या बोल रहे थे, तेल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे देखिए अगर किरण जो है तेल से जल में जा रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, तेल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो 1n2 लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखो यहाँ लिख भी दिया है, जहाँ 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। इसे कैसे व्यक्त करते हैं, B1 बटे B2। इसका मतलब B1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश चाल, B2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल, ठीक है। अगला तरीका क्या हो सकता है, तो ये कब लगाएंगे, जब प्रकाश की चाल दे रखी हो तब, ठीक है। अगला तरीका है अपवर्तनांक दिए होने पर। कभी कभी ऐसा होता है अपवर्तनांक ही दे देते हैं, ठीक है। तो अगर अपवर्तनांक दिया है तब हम क्या करते हैं, 1n2 ज्ञात करना है, ठीक है। और उसमें जो अपवर्तनांक दे रखा है तब हम क्या करेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसका ज्ञात करना होता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। या जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो दूसरा माध्यम है उसे हम ऊपर लिखते हैं, देखिए, ठीक है। और ये वाला आगे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा n2 बटे n1। इसी तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। उसका क्या तरीका होता है, जब प्रकाश की चाल देखिए, जब माध्यम जो है, अगर ये जो पहला माध्यम है वो क्या हो जाए, वायु हो जाए, ये वाला माध्यम है क्या हो जाए, वायु हो जाए, तब क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, c, ठीक है। वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, c होती है। तो इसलिए ऐसे देखो c बटे b कर देते हैं, ठीक है। वही यही फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग नहीं है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण जो है निर्वात या वायु के बाद किसी माध्यम में जाती है तब उसे हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे कैसे ज्ञात करते हैं, n बराबर c बटे b। n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, c क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पर देखो जो कंफ्यूजन होता है वो हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये समझा भी दिया आपके लिए विस्तार से यहाँ पर, ठीक है। क्या कंफ्यूजन होता है, 1n2 या 2n1, इस तरह जो है कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो आगे होता है उसके सापेक्ष लिया जाता है और जिसका ज्ञात करना होता है उसे बाद में लिया जाता है, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है? लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी कांच के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक। तो एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है, ठीक है। तो जब हम दर्पण पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था कि बीच में उठा हुआ तल अगर है, उठा हुआ तल है मतलब उठे हुए तल की तरफ चेहरा देखेंगे तो कौन सा हो जाता है? उत्तल, ठीक है। और अगर आप दबे हुए तल की तरफ चेहरा देखेंगे तो हो जाएगा अवतल, ठीक है। दबा तल अवतल और उठा तल उत्तल। तो वही ट्रिक आप यहाँ पर भी ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, उठा तल तो क्या हो जाएगा? उत्तल, और बीच में ये दबा हुआ है, ठीक है। तो दबा तल मतलब अवतल। तो उठा हुआ तल बीच में होता है तो उत्तल लेंस, और बीच में दबा हुआ होता है तो अवतल लेंस, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं सीख लीजिए ताकि आपको जो है प्रतिबिंब बनाने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ परिभाषाएं। ये परिभाषाएं आपको जो है लिखने के लिए नहीं आती हैं, ठीक है, कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए, इस तरह से जो है प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है ये, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ आ जाएगा तो आपको प्रतिबिंब बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए, ये क्या है? उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो ऐसा मान के चलिए कि दो गोलों के हिस्से हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको लेंगे, तो इसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। और जहाँ दोनों भाग ये मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसी तरह से देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा O, ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब देखिए, एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, इसलिए इसके जो है वक्रता केंद्र जो है दो होते हैं, एक इधर भी और एक इस साइड में, ठीक है। इसी तरह से देखिए, ये भी क्या है? एक इस साइड में हो जाएगा और एक इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच वाला बिंदु जाता है वो क्या आता है? फोकस। ये क्या है? फोकस। तो इसके दो क्या होते हैं? फोकस होते हैं, ठीक है। इसके दो क्या होते हैं? फोकस होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम फोकस, ये हो जाएगा आपका द्वितीय फोकस। इसको हम बोलते हैं इसमें द्वितीय फोकस, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। प्रथम फोकस, ठीक है। अब देखिए, इसे जो है द्वितीय फोकस क्यों बोलते हैं, इसे भी देखते हैं। देखिए, ये है उत्तल लेंस और ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा
प्रकाशिक केंद्र, इसमें ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इसमें भी समांतर भेजते हैं, चलिए यदि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो जिस बिंदु पर आकर मिल जाएं, जैसे मान लीजिए किरणें हम आकर मिल जाएं, तो ये जो कहलाता है उसका द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है, या हम इसको क्या कहते हैं? फोकस। अगर फोकस शब्द का यूज हो रहा है किसी सवाल में तो इसका मतलब क्या है? द्वितीय फोकस है, ठीक है। इसमें भी द्वितीय फोकस ही होगा। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण इसमें जिस सीध से जाएंगे, मान लीजिए इस सीध से जा रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका द्वितीय फोकस। ये किरणें फैल जाएंगे इस तरह से, ये किरणें, ठीक है। तो जिस सीध से ये फैलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस, या हम केवल फोकस बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। प्रथम फोकस किसके लिए कहेंगे हम? ठीक इसका उल्टा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए किरणें जो है समांतर निकले, एक ऐसी स्थिति आए जिनसे किरणें क्या हो? समांतर निकले। तो ऐसी स्थिति इसमें कब आएगी और इसमें कब आएगी? देखिए इसमें तो तब आएगी जब ये इस बिंदु से आए, ठीक है। जब ये इस बिंदु से आए किरणें तब ये कब हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। अब इसमें देखिए कब ये किरणों को क्या करता है? ये तो फैला देता है, ठीक है। तो अगर फैली हुई किरणें आएंगी तभी ये क्या कर पाएगा? समांतर कर पाएगा। तो ये किरणें जो है फैली हुई आए इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से किरणें आएंगी तब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस। तो समझ आ गया होगा प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, ठीक है। अगर किसी सवाल में जो है सिर्फ फोकस का यूज हो रहा है, फोकस शब्द का यूज हो रहा है, तो समझ जाना कि अगर समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यदि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस पूछ रहे हैं या आपको टिक लगाना पड़ेगा प्रथम फोकस द्वितीय फोकस में, तो क्या करेंगे? समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु मिलते हैं द्वितीय फोकस कहलाता है, और जिस बिंदु से निकलने के बाद समांतर हो जाती हैं तो उसे हमको बोलते हैं? प्रथम फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु की सीध से फैलती हुई दिखाई दें द्वितीय फोकस, और जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो वो प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनते हैं उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी क्या होते हैं ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम सीधे हम क्या करते हैं पर सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इसमें कितनी स्थितियां बताई थी? हमने 6 स्थितियां बताई थी। यहाँ पर हमने 4 ले रखी है पहले, ठीक है। यहाँ चित्र हम बड़े बड़े बनाएंगे ताकि जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर 6 बना लेते तो जो है साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं चित्र जो है बड़े बड़े बना रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो स्थिति है वो क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से जो किरणें आती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं? समांतर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ से किरणें कैसे आएंगी? समांतर आएंगे। एक किरण हम ये ले गए और एक किरण ये ले गए, ठीक है। तो दो किरणें जो समांतर आती हैं, आपने जो है प्रतिबिंब बनने के जो नियम पढ़े थे उसमें पढ़ा था आपने कि जो समांतर किरणें आती हैं वो कहाँ मिलती हैं? फोकस पर आकर मिलती हैं, ठीक है। कौन से फोकस पर? द्वितीय फोकस पर। तो यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद क्या होंगे? ये किरणें कहाँ मिल जाएंगी? फोकस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर बनेगा, ठीक। प्रकृति कैसी होगी? देखिए दोनों किरणें आ रही हैं और किरणें कहाँ मिल रही हैं?
द्वितीय फोकस पर मिल रही हैं। किस प्रकार मिल रही है? वास्तविक मिल रही है, ठीक है। तो वास्तव में जब किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब भी कैसा होता है? वास्तविक होता है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ पर जो है बिंदु के आकार की होती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु के आकार का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। ये क्या हुआ? इसकी प्रकृति हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैंने बताए थे 3 नियम, उनमें से कोई 2 नियम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो केवल पहला ही नियम लग गया कि समांतर आने वाली किरणें कहाँ मिल जाती हैं? फोकस पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमें 2 नियम लगाने पड़ेंगे। तो एक किरण जो एक नियम हम पहला वाला लगा रहे हैं, समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएगी? फोकस हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये चलेगी फोकस से, ठीक है। और दूसरा नियम आप लगाइए, चाहे तो आप किरणों को जो है प्रथम फोकस की सीध से भेज दीजिए और चाहे प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए, ठीक है। तो हम चलिए प्रकाशिक केंद्र से भेज दे रहे हैं। तो दूसरा नियम हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तीसरा वाला, ठीक है। ये देखिए जब प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पट्टे की सीध से इसको और इसको मिला दी और सीधी भेज दीजिए, ठीक है। तो जहां ये दोनों जो है मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। इसका नाम वगैरह है ए और बी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। अब यहाँ देखिए जो सिर इसका ऊपर था, यहाँ सिर क्या हो गया? इसका नीचे हो गया। तो कैसा बन गया? उल्टा बन जाता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है प्रतिबिंब? पहले तो स्थिति लिखिए इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? F2 तथा 2F2। देखिए इसके और इसके बीच है ये प्रतिबिंब, ठीक है। तो F2 तथा 2F2 के बीच बनता है, ठीक है। प्रकृति में क्या लिखेंगे आप? किरणें वास्तव में मिल रही है, ठीक है। तो जब वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टा भी है, देखिए यहाँ सिर इसके नीचे है, यहाँ इसका सिर ऊपर है, तो उल्टा है, ठीक है। और कैसा हो जाएगा? छोटा है। अभी भी क्या है? छोटा ही है, ठीक है। तीसरी स्थिति में देखते हैं जब वस्तु कहाँ पर हो? 2F1 पर हो। तो जब वस्तु कहाँ है? 2F1 पर है तो यहाँ हम देखेंगे 2 किरणें ले जाएगी, ठीक है। नियम के अनुसार उनका जो है वर्तन करा दीजिए। तो ये किरण गई समांतर, और समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये किरण फोकस चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण हम भेज दे रहे हैं O से। ये किरण गई, ठीक है। जहां ये दोनों किरणें मिल जाती हैं वहीं क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। इसका नाम हम A और B रख देते हैं। तो जो स्थिति इसकी हो जाएगी वो 2F2 पर हो जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर बनता है, ठीक है। ये 2F2 है। तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। और प्रकृति में क्या लिखेंगे? देखो दोनों किरणें क्या मिल रही हैं? वास्तव में मिल रही है, ठीक है। तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा जाता है? वास्तविक हो जाता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। अब देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। वस्तु के बराबर, ठीक है। ये जो स्थिति है वो, अगर हम दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर रखी होती थी तब भी प्रतिबिंब जो बनता था वो वस्तु के बराबर ही बनता था, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर ठीक उसी की तरह ही है। जब वस्तु 2F1 पर है तब प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तव बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है।
आइए अब देखते हैं चौथी स्थिति, जब वस्तु कहाँ है 2F1 तथा F1 के बीच। तब भी वही करेंगे हम, क्या करेंगे, एक समांतर और एक जो है प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तब क्या हो जाएगा, ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है, और एक किरण जो हम यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो ये दोनों किरण कहीं ना कहीं आगे मिल जाएंगी, ठीक है। जहां मिलेंगे वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों किरण कहाँ मिल रही है, ये दोनों किरण मिल रही हैं, ठीक है। इसका नाम A और B, इसका नाम A डैश और B डैश, ठीक है। तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, ये इधर अनंत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है, ठीक है, अनंत के बीच बनता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी अगर हम प्रकृति लिखें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब किस प्रकार का है, प्रतिबिंब किस प्रकार का है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या है, बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। आप जरा कुछ बातें यहाँ ध्यान से दीजिए जरा। सबसे पहले वस्तु अनंत पर थी, तब प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 पर। अब देखिए जैसी वस्तु आगे बढ़ी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनने लगा, इसके और इसके बीच में। आगे देखिए अगली स्थिति यही है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके और इसके बीच में। तो देखिए जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, अनंत और F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच जब आए वस्तु आई, तब ये प्रतिबिंब पहले यहाँ था, इस वाली स्थिति में कहाँ है, F2 पर, यहाँ था। अब क्या गया, आगे खिसक गया, ठीक है। और देखिए जब हमने आगे बढ़ाई तो उस वाली स्थिति में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर था, इसमें और आगे बढ़ गया। अगली स्थिति में देखेंगे तो इसके भी आगे बढ़ जाता है, 2F2 के भी बाद, 2F2 के भी बाद बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप एक स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो बहुत छोटा था, उसके बाद आपको दिखाई देने लगा, वास्तविक है, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और छोटा है। उसके बाद यहाँ देखिए वस्तु के बराबर हो गया, यहाँ वस्तु से बड़ा हो गया। कहने का मतलब है जैसे जैसे वस्तु को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो स्थितियां और रह रही हैं, चलिए अब वो देखते हैं। आइए अब देखते हैं पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या है, जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर हो तो देखिए जो नियम लगा रहे थे वही नियम लगाएंगे हम, ठीक है। 3 नियमों से कोई से 2 नियम लगा दीजिए जिसमें आपका मन करे, ठीक है। तो एक किरण हमने समांतर भेज दी, समांतर किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण हम भेज दे रहे हैं यहाँ से। तो जब ये किरण जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो कहाँ जाकर मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो जब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर जाकर बनता है, ठीक है। जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, अनंत पर जाकर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जो प्रकृति हो जाती है, प्रकृति वही रहती है जो इससे पहले थी, ठीक है। देखिए किरणें वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। इससे पहले ही बड़ा हो चुका है तो अब और बड़ा बनेगा, ठीक है। उससे भी क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। आगे की स्थिति देखें हम, तो एक किरण जो है हम समांतर ले जाते हैं, ये किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से ले जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी आप चित्र बनाएं वो पटरी पेंसिल का यूज करें, ठीक है। पटरी का यूज करें तब आपको जो है दिक्कत ना होगी बनाने में। और दूसरी किरण को जो हम ओ से भेज देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ फैल रही है किरणें, ठीक है। तो आगे की तरफ तो मिलती नहीं है किरणें, तो हम क्या करते हैं, जब इन किरणों को पीछे की ओर उठाते हैं, ठीक है। जब इन किरणों को पटरी रखी है इसकी सीट पर
और इसको जो है पीछे को उठा दें इस तरह से, ठीक है। पटरी से लेंगे ये सारी चीजें इस तरह से, ठीक है। इसको भी पीछे को उठाइए। तो जहां ये दोनों किरणें मिल जाएंगी वहां क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब तक आपने देखे होंगे सारी की सारी स्थितियों में जो है प्रतिबिंब उल्टा बनना आता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जो छठी स्थिति है उसमें प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, सीधा बन जाता है। और ये किरणें डैश डैश करके मिलाई जा रही है, इसका मतलब कैसा बनता है, आभासी, ठीक है। आभासी रूप से मिल रही है किरणें, वास्तव में तो किरणें इधर जा रही हैं, तो वास्तव में तो मिलेंगी नहीं किरणें इधर कहीं, ठीक है। तो ये किरणें क्या हो रही है, पीछे आभासी रूप में मिल रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्थिति लिखेंगे। स्थिति का मतलब कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वस्तु की ही ओर बनता है, जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही बनता है, ठीक है। और प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, प्रकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो प्रतिबिंब हम क्या लिख देंगे, देखिए आभासी रूप में मिलेंगे इसलिए जो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और अब ये देखिए वस्तु इतनी बड़ी है ए बी और प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे बहुत बड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो उत्तल लेंस द्वारा जो स्थितियां थी 6 स्थितियां वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं होती है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो 3 नियम लिखाए थे उनमें से कोई से 2 नियम लगा दीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, लेकिन पटरी की सहायता से ही बनाए, ठीक है। हाथ से मिलाने की कोशिश ना करें, हाथ से मिलाते हैं आप टेढ़ी टेढ़ी कर देते हैं, ठीक है। तो टेढ़ी जब मिलाओगे तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा सही जगह, ठीक है। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें केवल 2 स्थितियां ही बनती हैं। अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां बनती हैं। उधर आपने देखी थी दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां बन रही थी, ठीक है। ठीक वही स्थिति यहाँ अवतल लेंस में होती है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रख दी जाए, ठीक है। तो चलिए नियम वही लगाएंगे हम, कोई नया नियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब दूर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है, ठीक है, वस्तु वहां अनंत पर है, तो किरणें कैसी आती है, समांतर आती है, ठीक है। जब किरणें समांतर आती हैं तो कहां से होकर जाएंगी, अब देखिए ये क्या है, अवतल है, तो इसकी सीध से जो है निकल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये किरणें कहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, द्वितीय फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय फोकस पर, ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगी, तो स्थिति इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, देखिए यहाँ पर कैसा बनता है, आभासी रूप में बनने है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और यहाँ कैसा बनना है, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आप 2 नियम लगा दीजिए जल्दी से। तो एक ये समांतर ले गए, इसकी सीध से क्या हो जाएगी, पटरी को इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है। इस बिंदु को इस बिंदु मिलाइए और ये किरण वास्तव में उधर जाएगी, ठीक है। अब ये जो अवतल लेंस का गुण होता है वो किरणों को फैलाने का होता है, ठीक है। तो ये किरण इधर तो आ नहीं सकती क्योंकि इसका अपवर्तन होता है, उधर जाएगी, ठीक है। तो ये किरण ये निकल जाएगी साइड में, और दूसरी किरण जो हम यहाँ से भेजते रहे, ठीक है, प्रकाश के केंद्र से, ये किरण देखिए ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ दोनों रेखाएं ये कट कर रही हैं वहीं क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब बन जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है ये फोकस तथा लेंस के बीच, ठीक है।
प्रत्युन द्वितीय फोकस तथा लेंस के बीच बनता है। ठीक है, प्रकृति जो यहाँ है वही यहाँ रहती है, लेकिन जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटे से क्या हो जाता है, छोटा रहता है, लेकिन इससे बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ बिंदु के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको वस्तु दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इससे हमेशा छोटा ही रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति हम लिखेंगे आभासी है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और यहाँ जो है हमेशा छोटा लिखेंगे। ठीक है, हमेशा। तो आपने देखी 2 स्थितियां अवतल लेंस द्वारा और 6 स्थितियां उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको जो नियम है, 3 नियम, वो लगाने में समस्या आ रही है, वो समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें वो 3 नियम किस प्रकार से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो 3 नियम समझ में आ जाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उनमें से कोई 2 नियम आप लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक। आइए देखते हैं पहले चिन्ह परिपाटी, उसके बाद देखेंगे लेंस सूत्र क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चिन्ह परिपाटी। इसमें भी आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसमें एक अक्ष ही होता है, एक्स अक्ष बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जो है आपको उठाकर क्या करना है, सीधे लेंस पर रख देना है, वही काम करता है। ठीक है, तो ये ओ से दाईं तरफ की तरफ प्लस लेंगे, ओ से बाईं तरफ माइनस लेंगे, ओ से ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां होंगी वो प्लस लेते हैं, ओ से नीचे की तरफ जितनी भी दूरियां हैं वो माइनस लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ओ से दाईं तरफ प्लस, ओ से बाईं तरफ माइनस, ओ से ऊपर की तरफ प्लस, ओ से नीचे की तरफ माइनस। तो यही स्थिति हम क्या करते हैं, सीधे सीधे लेंस में लगा देते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार की स्थिति आती है। तो देखिए ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ क्या है, मूल बिंदु है, ये ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ पर क्या है, ये मूल बिंदु है। तो ये मूल बिंदु को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ। तो ये वाला सिस्टम आप यहाँ उठा कर रख दीजिए, तब क्या स्थिति बन जाएगी, देखिए ओ से दाईं तरफ की दूरियां प्लस में लेंगे, ओ से बाईं तरफ की दूरियां माइनस में लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर की दूरियां, यहाँ से ऊपर की दूरियां सारी, मतलब यहाँ पर भी अगर ऊंचाई लेंगे हम तब किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यहाँ से नीचे की दूरियां माइनस में लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर प्लस, यहाँ से नीचे माइनस। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, दाईं तरफ की दूरियां प्लस, बाईं तरफ की माइनस, ऊपर की दूरियां प्लस, नीचे की दूरियां माइनस। ठीक है, तो ये क्या होती है, चिन्ह परिपाटी कहलाती है कि चिन्ह लगाने की परंपरा क्या है लेंस में। ठीक है, आगे क्या है, लेंस सूत्र है। ठीक है, लेंस सूत्र क्या है देखते हैं। आपने जो है एक दर्पण सूत्र पढ़ा है, 1/f = 1/d + 1/u। ठीक है, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। इसी को हम क्या करते हैं, लेंस सूत्र में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f = 1/d - 1/u। ये हो जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है, अब इसमें भी देखो u, v और f जो चीज आई है वो वही है। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो देखिए समझ लेते हैं, फिर भी जो दर्पण में थी वही स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई एक वस्तु रखी है, इसकी ये फोकस दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
ये एफ है और प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बनने, ठीक है। क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, इधर हम वस्तु रख देते हैं और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहीं बनता है, ठीक है। अभी आपने 6 स्थितियां देखी थी इसमें उत्तल लेंस में और 2 स्थितियां देखी थी अवतल लेंस में, ठीक है। तो उसमें देखा दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब यहीं बनने आता है साइड में, ठीक है। तो देखिए इसमें एफ क्या चीज है, तो एफ क्या है, ओ से, ये क्या है, प्रकाश से केंद्र, ठीक है। तो ओ से लेकर F1 तक की जो दूरी है, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए जरा, जो F1 है वो क्या है, ठीक है। F1 क्या है, फोकस है, और फोकस हमेशा जो है, इसका जो फोकस है वो इधर रहेगा, ठीक है। हमने बताया था द्वितीय फोकस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, केवल फोकस भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय फोकस को भी क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये जो फोकस दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा क्या होती है, प्लस में रहेगी, ठीक है। फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमेशा प्लस में ही रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो स्टार्टिंग में हमने सारी चीज बताई थी, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे कि किरणें समांतर आती हैं तब क्या होता है और जब समांतर निकलती हैं तब क्या होता है, ठीक है। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस जब पढ़ाया था वहां जाके एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के केंद्र से फोकस तक की जो दूरी है, हम इसके लिए 2 कहते हैं, फोकस तक, द्वितीय फोकस तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, F, ठीक है। ये क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद क्या आता है, U। U क्या है, वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी, ठीक। कहाँ से, O से। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, O से नापी जाएंगी। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, O से, मतलब प्रकाश के केंद्र से ही नापी जाती हैं, ठीक है। और दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो है सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती थी, ठीक है। यहाँ सारी दूरियां प्रकाश के केंद्र से नापी जाएंगी। तो अब वस्तु तक की दूरी नापी कहाँ से, यहाँ से लेकर वस्तु तक की दूरी, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, U कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रहती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो U है, और U हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, ठीक है। अब आया V। तो V क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी है, ठीक है। तो अब देखो प्रतिबिंब, अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो उसमें जो है 6 स्थितियां थी, ठीक है। तो 6 में से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब जो है दाईं तरफ बन रहा था। तो उनमें तो जो है, जो 5 स्थितियां हैं उनमें तो जो है पॉजिटिव रहेगी, और जो छठी स्थिति है, वहां B का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि छठी स्थिति में प्रतिबिंब जो है इसी साइड में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वही स्थिति इसमें भी देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। F क्या, फोकस दूरी, वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, V कहलाती है, ठीक है। ये फोकस दूरी और वस्तु तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी V। F जो होती है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, U हमेशा नेगेटिव, और जो V का मान है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो स्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है। 5 स्थितियों में पॉजिटिव रहेगा, और जो छठी स्थिति है उसमें केवल V का मान नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें तो केवल 2 स्थितियां बनती हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें। फोकस दूरी, वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है। परिभाषा आपकी ये रहेंगी, सिर्फ हम देखते हैं पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु रखी है, मान लीजिए, ठीक है। वस्तु बड़ा मान लेते हैं, ये रखी वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी U कहलाएगी। अब देखो O से बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब U का मान इसमें जो है
नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यू का मान नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी। तो बाईं तरफ की दूरियां क्या रहती हैं, नेगेटिव। इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। देखिए इसमें भी यू का मान इसमें भी नेगेटिव, यू का मान इसमें भी नेगेटिव। अब देखते हैं हम फोकस दूरी। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी है। ये हम एफ से दर्ज करेंगे। तो इसकी फोकस दूरी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है हमेशा, ठीक है। इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव थी, इसकी फोकस दूरी क्या हुई, नेगेटिव हुई, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिबिंब तक की दूरी क्या रहती है। प्रतिबिंब तक की दूरी देखिए, प्रतिबिंब क्या बनता है, बाईं साइड में ही बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, बाईं साइड में ही बनता है। तो बाईं साइड की दूरी यहाँ क्या रहती है, नेगेटिव ही रहती है। तो इसमें आपने देखा तीनों की तीनों स्थितियों में जो है अवतल लेंस की तीनों स्थितियों में मान क्या है, नेगेटिव है, हमेशा रहेंगे, ठीक है। और इसमें केवल v का मान छठी स्थिति में नेगेटिव रहता है, बाकी सभी में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये हमने जो है लेंस सूत्र को समझ लिया अच्छी तरह से। ये लेंस सूत्र जो है किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। लेंस सूत्र लगाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, सवाल जब भी करेंगे तो उसमें जो है ये प्लस माइनस देंगे नहीं, ठीक है। इसकी दूरी या किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 5 सेंटीमीटर है, इस तरह से नहीं देंगे, ठीक है। तो चिन्ह आपको लगाना है कि अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में रहेगी, अगर अवतल लेंस दे दिया तो माइनस में रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी रहती है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं रेखीय आवर्धन, ठीक है। देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन में हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यही यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ सूत्र बन गया, एम बराबर एच डैश बटे एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, एच क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये सारी चीजें सवाल में दे रखी होती हैं, उनका यूज हम करते रहते हैं, ठीक। इसका जो है एक फॉर्मूला और है जिसे हम जो है u तथा v के रूप में लिखते हैं। तो ये आता है m बराबर एच डैश बटे एच बराबर v बटे u, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु से छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा या वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो समय आ गया होगा रेखीय आवर्धन द्वारा हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन द्वारा हमें ये पता चलता है कि यदि जो है m का मान बराबर आ जाए 1 के, तब जो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। यदि m का मान ज्यादा आ जाए 1 से, तब जो है प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा होगी वस्तु की लंबाई से, ठीक है। और यदि m का मान 1 से कम आए, तब जो है प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी वस्तु की लंबाई से, ठीक है। तो ये m पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वस्तु के बराबर है प्रतिबिंब या छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ये रेखीय आवर्धन द्वारा हम पता कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का जो उपयोग घड़ी साज मतलब जो घड़ी के जो मिस्त्री होते हैं जो सही करते हैं, वो जो है इसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ी साज इसके छोटे पुर्जे होते हैं घड़ी में, उन्हें देखने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, गले के अंदर जो है देखना होता है, तो ये प्रतिबिंब क्या कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। इसलिए जो है डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। और कुछ उपकरण हैं, जैसे मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, कैमरे हैं, इनमें जो है उत्तल लेंस का बहुत उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूरदृष्टि दोष के निवारण में जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण में ठीक है। यहाँ होगा दूरदर्शी दोष के निवारण में, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो अवतल लेंस का यूज कहाँ किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग और निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।